दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हमने दिन भर आज आपने जो देखे होंगे को 4 पीएम गुजरात में जाके जो वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे तो हमने आज बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की है, अलग-अलग सब्जेक्ट पे बात की है। पर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमको जो है वो एक आकार लेता हुआ बहुत अद्भुत आकार लेता हुआ देश की राजनीति में दिखाई दे रहा है। वो है ओबीसी को मद्देनज़र रखते हुए जाति जनगणना की कांग्रेस के द्वारा उठाई गई मांग और उसको लेकर बुरी तरह से फँसते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी से लेके आप सबको पकड़ लें तो उसमें कोई हमको दो राय नहीं लगती है। तो वो सब अब ये क्या होगा आगे आने वाले समय में? महिला आरक्षण बिल जिस तरह से पास कर दिया है, उसमें जो वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है, वो उतनी सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि सब इस बात को अब ऐसे वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये कोई तुरंत लागू होने वाला बिल है नहीं। वहाँ फिर जो वो ओबीसी जाति जनगणना और जाति जनगणना और विशेष रूप से ओबीसी तबके की जो बात संसद में भी राहुल गांधी ने रखी और संसद के बाहर भी लगातार इस मुद्दे पर जो है वो घेर रहे हैं, वहाँ तक बोल दिए कि हमने तो करवा के रखी हुई है, अगर आप इसको घोषित करो या फिर हम कर देते हैं। और कह रहे हैं कि डर रही है ये सरकार, ये जाति जनगणना करवाना नहीं चाह रही है। ये कहाँ लेके जाएगा पूरा ये जो एक एक आकार बन रहा है इस पूरी घटना का, उस देश की राजनीति को कहाँ लेके जाएगा, ये इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। मैंने बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिलाल भाई, बिलाल सब्ज़वारी साहब, राजनीति को बड़ी नज़दीक से देखा है उन्होंने इतने सालों में, अभी भी देख रहे हैं और उतना ही नहीं लेकिन संसद और जो पार्लियामेंट्री कवरेज होता है वो भी जो है बहुत सालों से वो बड़ी गंभीरता से और बड़ी संजीदापने से वो करते आ रहे हैं। तो हमने सोचा आज उन्हीं को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं और उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओबीसी का कार्ड जो फेंका है जाति जनगणना वाला, ये आने वाले समय में वो कैसे जो है इस चीज़ को उभरते हुए देखते हैं, तो उनका स्वागत हम लोग कर लेते हैं। तो बिलाल भाई आप 4 पीएम पर आप हमारे साथ आए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल आदाब, आदाब आपको। अब ये आपने प्रस्तावना सुनी होगी। मैं उसमें अब ज़्यादा क्योंकि आपने सुना है तो मैं ज़्यादा उसमें और नहीं बोलूँगा लेकिन ये बताइए कि ये जो एक गेंद फेंक दी है, जाति जनगणना और ओबीसी वाली, इसको कैसे आप आगे जाके जो है निखरता हुआ इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? अब देखिए मयूर जी, ये जो जातीय जनगणना और ओबीसी का मामला है, इसके थोड़ा-सा हम परिप्रेक्ष्य में अगर आप हम इसको समझें तो इस मौजूदा परिस्थितियों को समझने में हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा उनको क्लैरिटी भी मिलेगी और उनको सुविधा होगी। दरअसल अगर हम 80 और 90 के दशक की जब बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से संघ के जो थिंकर्स हैं, उनके सामने जब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद और मंडल आयोग की कमीशन विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लागू किए जाने के बाद, एक समस्या उनके सामने ये खड़ी हुई, तो उनको ये लगा कि अब हम अपने राजनीति में स्टेक को ख़ास तौर से नेशनल प्रोस्पेक्ट्स में किस तरह से बढ़ाएँ। कांग्रेस को वो नेशनल पॉलिटिक्स में बार-बार हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो समय-समय पर सहयोगी दलों का सहारा लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना एक नेशनल फ्लैंक चाहती थी और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक ऐसी छवि चाहती थी ताकि वो देश पर रूल कर सके। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू किया, तो उस समय के बाद भारतीय राजनीति दो धड़ों में बँट गई। एक तरफ तो मंडल के पक्षधर लोग थे और एक तरफ मंडल विरोधी लोग थे। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था भारतीय राजनीति में जो भारतीय राजनीति के भविष्य की रूपरेखाएँ, भविष्य के चित्रण और अ, भविष्य का जो एक रोड मैप है राजनीति का, उसकी बुनियादें रख रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यकीनन मंडल को लागू कर दिया, लेकिन उस समय जो एक अपर कास्ट ख़ास तौर से जो एक गौण अवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं,
उन्होंने ये सोचा कि देश की राजनीति में अगर पिछड़ों के हाथ में चली गई, तो फिर हमारा जो राजनीति में जो स्टेक है, जो हम भारत को लेके जो कल्पना करते हैं, जिस तरह से हम भारत का दृष्टिकोण लेके रखते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि पिछड़े जनसंख्या के एतबार से इस देश में ज़्यादा है। तो उन्होंने इसके विरुद्ध एक कमंडल की राजनीति शुरू करनी चाहिए, और उस कमंडल की राजनीति के अंदर जो सांप्रदायिकता थी, उसको मंडल के विरुद्ध लाके खड़ा किया। इस तरह से भारतीय राजनीति 2 धड़ों में डिवाइड हुई और बाइपोलर पॉलिटिक्स का हिस्सा। कंसेप्ट के लेवल पर ये राजनीति 2 राजनीतिक पार्टियों में बटी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बँट गई। तो ये यही एक तरह एक उस समय का एक डिज़ाइन था बाइपोलर पॉलिटिक्स का भी। जो 2 धड़ों का हम बात करें, वो बाइपोलर पॉलिटिक्स का भी डिज़ाइन था। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके जो चिंतक हैं या उसके जो स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं, वो ये भी भाँप रहे थे कि हमें सत्ता में प्राप्त करने के लिए सिर्फ़ सांप्रदायिक विचारधारा या राष्ट्रवाद की बात या राष्ट्रीय मुद्दों के साथ सिर्फ़ बात नहीं चलेगी, हमें वोट बैंक को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये वो दशक था जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को अपने से जोड़ा, उनके नेताओं को अपने से जोड़ा, जिसमें कल्याण सिंह भी थे, शिवराज सिंह चौहान भी, उमा भारती भी, विनय कटियार भी थे, और मौजूदा समय में रमेश बिधूड़ी भी उसी पृष्ठभूमि से, उसी जातियों से आते हैं जो ओबीसी वर्ग को से ताल्लुक़ रखती है। वो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि ओबीसियों की जो आबादी है इस देश के अंदर लगभग 45 और 50% के अनुपात के बीच में है। उन्हें ये भी इस चीज़ का भी एहसास था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो उस समय उनको जोड़ने में सक्षम इसलिए रहे क्योंकि जो मंडल चिंतक जो अंबेडकर चिंतन के लोग थे, जो अंबेडकर विचारधारा में जो लोग बिलीव करते थे, और जिसके ऊपर एक काशीराम काफ़ी समय से एक बाम साहब बना के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि काशीराम ने एक अंबेडकर चिंतन को इस देश के अंदर एक राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि फिलहाल उनको अपने साथ खड़ा करने में, अगड़ी जातियों के साथ खड़ा करने में दिक्कत आ रही थी। उस समय इन लोगों ने ओबीसी पर वर्क करना शुरू किया और इनके नेताओं को अपने फोल्ड में लाके इनका हिंदुआइजेशन करके इनको सांप्रदायिक पृष्ठभूमि से जोड़ा ताकि इनकी जात का सांप्रदायिकरण किया जा सके, जी, और बिल्कुल। जब चुनाव हो तो राष्ट्रीय स्तर पर उस ध्रुवीकरण के माध्यम से इनका वोट बैंक लिया जा सके, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हुई। लेकिन उसके बाद एक समाज के अंदर एक ये चिंतन पैदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ती तो है, लेकिन जो ओबीसी वोटों की जो समस्याएँ हैं, जो ओबीसी वर्ग की जो समस्याएँ हैं, उसका जो चिंतन है, उसका जो विमर्श है, उसकी जो ज़रूरत है सत्ता में भागीदारी की, ख़ास तौर से आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहा हूँ, उस पर समय-समय पर मुखर नहीं है, बल्कि अपना किनारा काटती हुई नज़र आई है। और ये दबाव समाज के अंदर से काफी समय से बनने लगा था। ओबीसी विचारक समाज के अंदर जाने लगे थे और ये देश के अंदर ये संदेश देने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारा वोट तो ले लेती है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो हमें ठेंगा दिखा देती है। तो ये बात ओबीसी विचारकों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से लोगों को जाके कम्युनिकेट करनी शुरू करी। उत्तर प्रदेश की भूमि में मुलायम सिंह यादव काफ़ी समय से ओबीसी की बागडोर सँभाले हुए थे, और बिहार के अंदर ये प्रतिनिधित्व लालू यादव कर रहे थे। तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जो ओबीसी और के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में। लेकिन वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को अपने से के साथ जोड़े रखी। आज जब परिस्थितियाँ बदली हैं और बदलते स्वरूप के अंदर जो राजस्थान के अंदर एक चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने इस दूरगामी राजनीति के रहस्य को जानने की कोशिश की और समझने की भी कोशिश की। और उसके अंदर ये तय किया गया कि हम अब इस ध्रुवीकरण की राजनीति को, सांप्रदायिकरण की राजनीति को, जिससे हम समय-समय पर विफल भी होते हैं, मुद्दों को हम बहुत मजबूती से उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज का सांप्रदायिकरण कर दिया जाता है, उसकी काट हमारे पास नहीं है। तो हमें अपने फ़ोल्ड के अंदर समाज के अधिक बड़े वर्ग को लाना पड़ेगा,
इसलिए इस चिंतन विमर्श के बाद उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को संगठन स्तर पर कांग्रेस के अंदर 50% भागीदारी का संकल्प लेते हुए अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल किया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जो उस समय तो ये महसूस नहीं किया गया कि कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या होगी या लॉन्ग टर्म रणनीति क्या होगी। परिस्थितियां जिस तरह से बार बार बदल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का जो दबाव था, उससे कांग्रेस काफी असहज अपने आप को महसूस कर रही थी। उसको ऐसा एक कोई परिस्थितियां उसके साथ नहीं दे रही थी। लेकिन जिस तरह से इन्हीं राजनीतिक पार्टियों पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया, वो उसकी अतिवादिता ने राजनीति के जो धुरंधर हैं, उनको एकजुट करने पर मजबूर किया और इसकी कमान नीतीश जी ने खुद संभाली और वो इसके पायनियर बने। और उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक रूपरेखा तैयार करी। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने शुरू किया। हालाँकि प्रारंभ में तो उन्होंने एक मैसेजिंग की, लेकिन अंत में आके उनके डायलॉग फाइनली कांग्रेस पार्टी से एस्टेब्लिश हुए, इनकी ट्यूनिंग हुई और उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक आर्किटेक्ट के रूप में एक संगठित किया। और जो सबसे पहली मीटिंग हुई, उसके अंदर राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहमति के साथ जातीय जनगणना की जो वकालत थी, जातीय जनगणना का जो कमिटमेंट था और जातीय जनगणना के प्रति जो अपनी स्पष्टता थी, उसको एक्सेप्ट करते हुए इंडिया के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कर लिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से चीजें बदली बदली जानी थी। और लेटेस्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर बहुत सारे देश के अंदर मुद्दे लाने की कोशिश की, चाहे उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात की हो, या उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात की हो, इन सब या जातीय जनसंख्या नियंत्रण की बात की हो, इन सभी परिप्रेक्ष्य के अंदर जब उन्होंने समाज की पल्स तलाशने की कोशिश की, तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम एंटी एंटी इनकम्बेंसी को अपने किस तरह से डिफ्यूज करें। तो उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया और उन्होंने महिला आरक्षण के माध्यम से 10 दिन के सेशन के अंदर एक ऐसा देश के सामने एक बिल रखा और जो फाइनली एक रूप लिया, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये गलती ये हुई कि उन्होंने महिलाओं के ओबीसी आरक्षण को उससे बाहर कर दिया। क्योंकि महिलाओं के ओबीसी आरक्षण के बाद कांग्रेस का बेबी था। कांग्रेस समय-समय पर इसको उठाती आई थी और समय-समय पर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव और अ, रामविलास पासवान जैसे, करुणानिधि जैसे लोग इसके अंदर जातीय कोटे की मांग कर रहे थे। तो उस समय तो परिस्थितियों के चलते चल गया, लेकिन इस समय क्योंकि इंडिया गठबंधन यूनाइट हो चुका था, परिस्थितियां बदल चुकी थी, राहुल गांधी ओबीसी जनगणना को प्लैंक पर ले चुके थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर कर दिया। यहीं से राहुल गांधी इस मुद्दे को ले उठे और आज उनकी बंदूक के अंदर गोलियां हैं और मोदी जी की बंदूक ओबीसी के मुद्दे पर खाली हो चुकी है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी, जो नीतिगत रूप से उन्होंने एक पूरी व्यवस्था को एक कॉम्युनलाइज किया था, इस जातीय वोट बैंक को, आज उनके लिए एक जी का जंजाल बन गया। ये इसका प्रश्न है। अच्छा ये बताइए बिलाल भाई कि आप को क्या लगता है, आपकी क्या सोच है इस चीज़ को लेकर कि अब जबकि चुनाव तो होने हैं, अब कोई कह रहा है जल्दी होगा, कोई कह रहा है टाइम पे होगा, कोई ये भी कह रहा है कि नहीं हो सकता है थोड़ा डिले करवाया जाए। वो ख़ैर जब भी हो लेकिन होंगे तो सही, ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है? कि चुनाव तो होंगे। अब उस चुनाव होने तक में ये जो स्थिति विशेष रूप से ओबीसी महिला आरक्षण की बात और फिर वो जाति जनगणना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब वो अभी तो लग रहा है कि वो वहाँ कांग्रेस जो है इस सब चीज़ों को लेकर हावी है। आप कैसे देखते हैं क्योंकि देखिए मुद्दों से भागने में, मुद्दों से बचने में, मुद्दे को पलटा देने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर पार्टी है, ठीक है? वो अचानक जो है वो जैसे वो जादूगर नहीं होता है वो हैट में से टोपी में से कबूतर निकाल के लोगों को अचानक अचंभित कर देता है। ये उस तरह के हथकंडे लोग आज़माते हैं ये लोग। क्या लगता है कि इन मुद्दों से पीछा छुड़ा पाएँगे भारतीय जनता पार्टी या ये मुद्दे घेर लेंगे चुनाव आते-आते पूरी तरह से? देखिए, इस वक़्त मयूर साहब बहुत ही टग वॉर वाली स्थिति है।
दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बड़े फूँक-फूँक के कदम रख रही है। राहुल गांधी जातीय जनगणना पर निरंतर एक दबाव बना रहे हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कर रहे हैं। और यकीनन उनके जो घटक दल हैं वो तो समय-समय पर अपने राज्यों पे इस विषय पर बोलते ही आए हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर धकेला है, तो इसका रिवर्स जो रिएक्शन मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से वो सांप्रदायिकता ही हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है। उसका एक छोटा-सा मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीति की जो डोर का जो सिरा है उसको उसे पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। रमेश विधुड़ी जिनको शो शो कॉज़ नोटिस मिला हुआ है, इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें समस्या खड़ी करी, जिस तरह से पार्लियामेंट की गरिमा दांव पर लगी। उन्हें अभी रिसेंट में ही उन्होंने टॉक का राजस्थान में इंचार्ज बना दिया गया है। रमेश विधुड़ी खुद गुर्जर समाज से आते हैं और टॉक एक ऐसा जिला है जहां गुर्जर बिरादरी और अल्पसंख्यक बिरादरी की बहुतायत है। इसके पीछे एक और रणनीति काम कर रही है कि विधुड़ी को उतार के वो गुर्जर बिरादरी में एक एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं सांप्रदायिकता का, ताकि सचिन पायलट का जो प्रभाव है उस बेल्ट में, खासतौर से राजस्थान में गुर्जरों के ऊपर, जो उन्हें एक विरासत में मिला है राजेश पायलट के माध्यम से, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये बताता है कि सचिन विधुड़ू के माध्यम से जहां उन्हें गुंजाइश नजर आ रही है राजस्थान में थोड़ी सी कि हम जीत सकते हैं, उस माहौल को सांप्रदायिकरण भी हो सकता है भविष्य में आई मीन विधुड़ी ऐसा कोई बयान दें तो राजस्थान की राजनीति फिर सांप्रदायिक फोल्ड में चली जाए, सांप्रदायिक वातावरण में चली जाए। तो ये एक ऐसी डोर है जो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है आगामी राज्य के चुनाव को लेकर। अच्छा, एक और बात विलास भाई, ये आखिरी सवाल है मेरा इस चर्चा में कि अगर जातिगत जनगणना मान लीजिए हो जाए, तो उससे देश की जनता को क्या फायदा होगा? ये भी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, क्योंकि इस सब चीजें में भी जो है, मतलब रोज बेचारा आदमी सुबह उठेगा, 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो रोज सुबह उठते हैं, ये कोशिश करने में लग जाते हैं कि खाना शाम का घर पे आ जाए, तो उनको ये समझ में नहीं आता होता है। आप जरा अगर सरलता से इनको समझा दें हमारे दर्शकों को कि देखिए जातिगत जनगणना हाँ, देश के अंदर क्या जो फायदा? राम मनोहर लोहिया का जो विचार था, उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु ये था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो बहुसंख्यक समाज की राजनीति में बिलीव करते थे, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की और हाशिए पे पड़े हुए समाज की। अब आता हूँ ये जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है, इसके लिए मैं आपको एप्रिशिएट भी करता हूँ। देखिए जातिगत जनगणना के माध्यम से जब ये हमें ये पता लगेगा कि समाज के अंदर इन समुदायों की जनसंख्या इस हद तक है, तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपको बजटरी प्रोविज़न करने पड़ेंगे और उस जातीय समुदाय की जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उसको एड्रेस करना पड़ेगा बजटरी प्रोविज़न में। तो बजट का एलोकेशन बहुत ज़्यादा उनके डेवलपमेंट पे जाएगा। ये तो इसका एक सामाजिक पहलू है। इसका एक बिल्कुल। राजनीतिक पहलू भी है। जब जातीय जनगणना कराएँगे तो जो दक्षिण के राज्य हैं, जिन्होंने अपनी जनसंख्या पे काफ़ी समय से कंट्रोल किया है और उत्तर भारत के राज्यों में एक बहुत ज़्यादा स्पष्ट विरोधाभास है, एक लाइन खिंच जाएगी। दक्षिण के राज्य कहेंगे कि साहब हमने जनसंख्या पे नियंत्रण किया है, तो हमारा जातीय जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उसमें सीटें घट जाएँगी, दक्षिण के राज्यों की और उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ जाएँगी। तो राजनीति के अंदर उत्तर भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा। वहीं राजनीति पिछड़ों के हाथों में, दलितों के हाथों में देश की चली जाएगी। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है, जिसको मेरा ख़्याल है अभी तक देश के टेलीविज़न चैनल पर नहीं बोला गया है और मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जातिगत गणना होने के बाद देश की राजनीति वर्टिकल अल्पसंख्यक हिंदू बनाम बहुसंख्यक हिंदू में विभाजित हो जाएगी।
ये समझना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी था। मैंने कहा कि क्यों इस पर बात सब करते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, पर जैसे क्या क्या उसके होने के बाद अगर वो होती है तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, ये समझना भी बहुत बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमने इस मुद्दे को एक अच्छी तरह से खोल के जो है दर्शकों के लिए रख के दिया है। वो उनके लिए है, वो सोचे समझे, वो सिर्फ समझे नहीं। अब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां खुला भी रखे, ताकि जो विचार है वो आते जाते रहे, ताजी हवा भी आती जाती रहे। दिमाग का भी जो है चुस्त और तंदुरुस्त और दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है ये पूर्त मात्रा में हमने जो है ये बातचीत समझा दी है दर्शकों को। ये हमने अब समझाना छोड़ी, हमने बात रख दी है उन तक। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जितना भी अ अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से इसके जो जितने भी डायनामिक्स हैं, इसके जितने भी फलक हैं, उस पर हमने दर्शकों को बात रखने की कोशिश की है। अब ये दर्शकों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पर अपना चिंतन-मनन करें और इसके और जितने भी विकल्प हैं उसको खोल के रखें, क्योंकि चीज़ें सोचने और समझने से ही और समझ में आती और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, दर्शक परिवार को हम बता दें, लेकिन इस विशेष यही एक मुद्दा आज हमने चुना था। अदरवाइज तो देश में भैया बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए हैं। वो एक अलग से हो रहा है पूरा मामला। और बाकी और बहुत सारी चीजें हो रही है, पर इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर हमको जो है बात करनी थी, इसलिए यहीं तक जो है सीमित रहेंगे। बाकी मैं बिलाल भाई को आमंत्रित करता रहूंगा और मुझे आशा है कि वो समय समय पे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है, तो हम वो कोशिश करते रहेंगे आप सबके साथ, आप सबसे मिलके। बिलाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय निकाला, वक्त निकाला और है। आपने शुक्रिया मयूर साहब, आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया और 4 पीएम बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, बिलाल भाई थे, बिलाल सब्जवारी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं। और हमने जैसे कहा कि वो जो कुछ प्रबुद्ध हैं पत्रकार, जो बहुत खुलेपन से चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जो आकलन उनका होता है वो आप सब तक रखने की भी कोशिश करते हैं, उनमें से वो एक है। तो ये जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या स्थिति है, उस पर हमने आज आपसे बातचीत की। अब आप इस पूरी बातचीत को सुन के आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये हमको आप जो है ये कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप हमसे आप जो है लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको ये सही लगी हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है भाई उनको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।